आज की हिंदी व्याकरण की क्लास आपको थोड़ी सी लंबी लग सकती है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगी। क्योंकि आज की क्लास अगर आपने पूरी कर ली, पूरा अच्छे से सुन लिया, समझ लिया, तो यकीन मानिए कि हिंदी व्याकरण का जो आपका बेस है ना, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज है हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार, जो कि सुनने में ही इतना बड़ा विचार लगता है कि आज कितनी टफ क्लास होने वाली है। हम वर्णों के बारे में विचार करने वाले हैं। तो क्या है ये वर्ण और क्या है इनके विचार, चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ 3 तस्वीर दी गई है, कमल, भारत और कलाम जी की। ठीक, अब ये जो कमल है ये कितने वर्णों से मिलके बना है? क और उसके बाद अ साउंड आ रहा है, म के बाद अ साउंड, ल के बाद अ साउंड, यानी कि टोटल ये क अ म अ ल अ इनसे मिलके बना। उसी तरह से भारत में भ पर आ का साउंड आ रहा है, यानी भ और आ मिलके बन गए भा, र और अ मिलके बन गए र, तो और अ मिलके बन गए तो, भारत। तो बेसिकली ये जो वर्ण, ये जो है, ये क्या है? ये शब्द है कमल। और कमल किन से मिलके बना है? वर्णों से मिलके बना है। तो यही क्या है? ये आपके वर्ण है और ये आपका शब्द है, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। और जो हमने ये इसको तोड़ फोड़ किया है ना, अलग अलग करके लिखा, इसको हम बोलते हैं विच्छेद करना, यानी तोड़ देना। एक शब्द को वर्णों में तोड़ देना, इसको हम बोलते हैं विच्छेद करना। ठीक, तो हिंदी के कुछ शब्द ना सुनने में बड़े अजीबो गरीब से लगते हैं, बट आप उसको जरा अपनी भाषा में समझने की कोशिश करोगे तो आपको आसान लगेगा। जैसे ये टुकड़े किए गए, वर्णों के टुकड़े किए गए हैं, और तब इसको जाकर के इसके ध्वनि जो के हिसाब से टुकड़े किए, जैसे अ साउंड आ रहा है, आ साउंड आ रहा है, उस हिसाब से। अब चलिए वर्ण को एक बार फिर से समझते हैं। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उस जो आप बोल रहे हैं जो शब्द, उसका जो मूल साउंड होता है ना, वो ही वर्ण होता है। मूल साउंड मतलब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। आपसे अगर ओलंपियाड में, हिंदी ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण कैसे होती है? बिना वर्णों के को मिलाए शब्द तो बनेंगे नहीं। तो वर्ण कैसे? ये अ आ ई ओ औ क छ ट, ये सब क्या है? वर्ण है। और जब इनको एक साथ पूरा लिख देते हैं तो क्या बन जाती है? हिंदी वर्णमाला। एक साथ लिखना मतलब ऐसे ही कहीं भी नहीं, क लिख दिया फिर च लिख दिया। क्रमबद्ध लिखना मतलब जो सीरीज में आपने हिंदी वर्णमाला, उसी सीरीज में लिखना, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, उस पूरा जो वर्णों का समूह होता है, जब हम क्रमबद्ध लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। यानी क्रमबद्ध वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? फिलिंग द ब्लैंक में ओलंपियाड में पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? वर्णमाला। अब अगला क्वेश्चन जो हिंदी ओलंपियाड या हिंदी व्याकरण में बनता है, वो होता है कि हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण और ध्वनि है। तो उसका आंसर क्या है? हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 52 वर्ण या ध्वनि है, साउंड्स हैं। अ साउंड, आ साउंड, ई साउंड, ई साउंड। तो टोटल कितनी ध्वनियां हैं? 52, यानी कि हिंदी में बोलते हैं 52 ध्वनि है। पता है हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? कि हम ABCD तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन क ख ग घ का जो क्रम होता है वो बच्चे भूल जाते हैं। बच्चे तो क्या, बड़े भी कई भूल जाते हैं, क्योंकि हम इसको डेली यूज में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, अ से लेकर के औ तक, ये क्या है? ये स्वर हैं, जो इंग्लिश में आप वॉवेल बोलते हैं ना, AEIOU, जिनके बिना कोई भी वर्ड मीनिंग आप नहीं लिख सकते इंग्लिश में। उसी तरह से हिंदी में कोई भी शब्द आप नहीं लिख सकते हैं बिना स्वरों के हेल्प के, क्योंकि यही मेन साउंड होते हैं। जैसे कमल में भी अ साउंड आ रहा है, अ की जरूरत पड़ी है। भारत में भी आ साउंड आ रहा है, तो आ की जरूरत पड़ी है। बिना इसके कोई भी शब्द नहीं बन सकता। और टोटल कितने स्वर है अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या आंसर लगाओगे? 11 स्वर हैं। अब इसमें जो आ पर बिंदी होती है उसे क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये होता है अनुस्वार। और जो अ के आगे 2 बिंदी होती है, जिसे हम औह कहते हैं, उसको बोलते हैं विसर्ग। तो ये क्या होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, इसको बोला जाता है अयोगवाह। तो अगर पूछा जाएगा अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन में जो भी रहे आपको सीधे आंसर मारना है अयोगवाह। ठीक है। अब इसके बाद ये दिया हुआ है क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये टोटल 5 5 5 5 के 5 सेट हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने होगा? 25। तो ये टोटल 25 है। और इनको क से लेकर के जो आपने अभी तक पढ़ा म तक, इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। ऊपर जो है ये स्वर हैं और ये है व्यंजन। इन दोनों को मिलाकर के ही कोई भी
शब्द जो है वो बनता है स्वर और व्यंजन को मिला करके। तो स्वरों के कितने प्रकार हैं? 11 स्वर हमने पढ़ा, और एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ मतलब य, र, ल, व को बोला जाता है अनस्त व्यंजन, ठीक है। फिर श, श और ह, ये सारे जब आप बोलते हैं तो इनको बोलते हैं उष्म व्यंजन। और छ, त्र, ज्ञ और श्र जो है श्रमिक वाला श्र, ये सारे संयुक्त व्यंजन, यानी दो व्यंजनों को मिलाकर के बना। छ और र छ, त और र त्र, ज और इया मिला के ज्ञ, और श और र मिला के श्र। तो ये संयुक्त व्यंजन है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? या तो क ख ग घ अंग लिख देगा और इधर आपको देगा ये कौन से व्यंजन, आपको बताना होगा स्पर्श व्यंजन है। या फिर इधर से क, इधर से य, इधर से श, इधर से त्र लिखा और इधर ये 4 ऑप्शन देगा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। आपको मैचिंग करना होगा। ओके, तो ये आपको याद रखना, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। और ये लिस्ट याद कर लेनी। य और ल क्या है? अनस्त व्यंजन है। श ह क्या है? उष्म व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, श्र क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब तक आप समझ गए कि वर्ण के कितने प्रकार है? स्वर और व्यंजन। और स्वरों के कितने प्रकार हैं? 11 स्वर हैं और 2 अयोगवा है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 उष्म, 4 संयुक्त। ओके, अब हम चलते हैं स्वर और वर्ण में। स्वर वर्ण में अब स्वर वर्ण क्या है? तो जो भी हम साउंड निकलती है ना, वो हमारे स्वर कहलाता है। जैसे अ साउंड, आ साउंड, ई साउंड, ऊ साउंड, री, ए, ओ, जो कि 11 साउंड्स होते हैं, ठीक। लेकिन इन स्वरों के भी प्रकार होते हैं। तो ये स्वर के प्रकार जो होते हैं वो 3 होते हैं, हर्ष, दीर्घ और पलूत। हर्ष, दीर्घ और पलूत। कैसे पता चलेगा कि कौन सा हर्ष है, कौन सा दीर्घ है, कौन सा पलूत है? तो इसके डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ये जो हर्ष स्वर है, मतलब जो कम समय लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं ना छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, जो कम समय लेता है उसको बोलते हैं हर्ष स्वर, ठीक है। जैसे अ, ई, छोटा ऊ, री, ये सब क्या है? हर्ष स्वर है। इन्हें बेसिकली बेसिक भी कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। और ये हमेशा एक मात्रा के होते हैं। इनको उच्चारण करने में हमेशा आधा समय लगता है, ठीक। तो यानी कि जो फास्ट हो जाता है, जल्दी बोल लेते हैं, वो सब क्या? हर्ष स्वर है। जैसे दिन और दीन, उच्चारण में अंतर है ना, तो दिन में छोटी ई की मात्रा लगती है क्योंकि हम फास्ट बोल गए, तो वो हर्ष स्वर है। और जब दीन बोलते हैं तो वो दीर्घ स्वर होता है, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो दीर्घ स्वर का मतलब क्या हो गया? जिसको बोलने में लंबा समय लगे, जिस मात्रा में लंबा समय लगे। जैसे अ फास्ट निकल गया, आ क्या होगा? लंबा समय लगेगा। भारत, बड़ी ई क्या होगा? दीन। बड़ा ऊ, ए ओ औ। कितने दीर्घ स्वर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा समय लगता है और ये 2 मात्रा के स्वर होते हैं, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब असली कंफ्यूजन आता है पलूत शब्द स्वर में। पलूत स्वर क्या होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, उसको बोलते हैं पलूत स्वर। जैसे ओम, तो इसमें बीच में क्या हुआ? ज़्यादा समय लगा, तो ये क्या है? पलूत स्वर है। तो स्वर के आपने कितने प्रकार पढ़ लिए? हर्ष, दीर्घ और पलूत, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको पलूत स्वर का एक उदाहरण नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ओम के अलावा कोई उदाहरण, और अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। अब आते हैं स्वर मात्रा और स्वर व्यंजन संयोग कैसे होता है, अब कैसे हम बनाते हैं स्वर और व्यंजन को इकट्ठा करके, कैसे हम नए शब्द को बनाते हैं, उसको समझने के लिए एक चीज़ समझना हो। तो जब भी हम कोई नए शब्द बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है, एक समझ लीजिए एक रेसिपी है। उस रेसिपी में सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी स्वर यानी मात्राओं की, दूसरी ज़रूरत होगी अनुस्वार की, तीसरा वो शब्द पूरा होगा जब उसमें कोई विसर्ग लगेगा, ये जो है, चौथा उसमें कोई मात्रा लगेगी, उसमें एक व्यंजन की ज़रूरत होगी, और फिर सबको संयोग करेंगे। संयोग करके इस तरह से बनेगा क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, ठीक। ये क्या हो गया? स्वर व्यंजन संयोग हो गया। इन सारे को मिला करके इस तरह से संयोग करके ये बन गया। अब सवाल पूछता है कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं। तो जब आप स्वर के हेल्प से कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे क, ख, ग, ये सब क्या है? व्यंजन है। और इनका उच्चारण जो होता है स्वर की सहायता से होता है। क में अ का साउंड आता है, ख में अ का साउंड आता है। लेकिन बेसिकली टोटल व्यंजन कितने होते हैं? टोटल व्यंजन होते हैं 33। बिल्कुल ध्यान से याद करते जाइएगा। 11 स्वर होते हैं और 33 जो होते हैं, 33 जो व्यंजन होते हैं।
और अभी मैंने जैसे बताया व्यंजन के भेद जो होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन होता है जो लेके क है, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ, वो सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। दूसरा अनस्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्म व्यंजन। और सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में मैंने आपको बताया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो जो क वर्ग है उसका उच्चारण हम कंठ से करते हैं। जहाँ क ख ग घ बोल करके देखिए तो आपके गले से आवाज आएगी, इसको कंठ बोलते हैं। जो च वर्ग होता है इसका उच्चारण तालु से करते हैं। जब हम च छ ज झ बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर तालु में जाती है, तो च वर्ग क्या है, तालु से होता है। फिर जब हम ट ठ ड ढ न बोलते हैं तो इसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। और जो त वर्ग है, त थ द ध न, इसका उच्चारण के लिए हमें दांत की जरूरत होती है। त थ हमारी जीभ कहाँ जा रही है, दांत के जस्ट पीछे, तो ये दंत से उच्चारण होता है। और जो प फ ब भ म है, इसमें हमारे होंठ आपस में टकराते हैं तो इसका उच्चारण होंठ से होता है। तो अगर इस तरह से एग्जाम में पूछे क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, तो जो स्पर्श पता चल रहा है आपको कि कहाँ से कंठ से आवाज आ रही है, तालु से आ रही है, मूर्धा से आ रही है, दंत से आ रही है, होंठ से आ रही है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। टोटल स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। और स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 3 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन है इसकी संख्या 4 है और ये स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, होंठ सबके सटने से तब होता है, जैसे य, र, ल, व, ये चारों में, इसमें हमें जीभ, तालु, होंठ सबकी जरूरत होती है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन जो होता है वो सारे तीनों श हैं, श और ह। इनका उच्चारण करने के लिए हमें रगड़ना पड़ता है, मतलब गर्म वायु, हवा निकलती है हमारे मुंह से, उष्मा, उष्म, श बोलिए श, हवा निकली मुंह से, ह हवा निकलती है मुंह से, यानी कि गर्म, जो गर्मी निकलती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं उष्म व्यंजन। इसकी भी संख्या 4 है। और संयुक्त व्यंजन क्या है, जब जहाँ 2 शब्द से मिलके बनता है, 2 वर्णों से, उनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जैसे छ से क और श से छ, ज और य से ज्ञ, त और र से त्र, श और र से श। अब एक आखिरी चीज है दीर्घुण व्यंजन क्या होते हैं। तो दीर्घुण व्यंजन होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ड और अंग और ढ, ये हिंदी में अपने आप में एक अलग व्यंजन है जिनका प्रयोग आपको कोई भी शब्द में नहीं दिखेगा। अगर आपको दिखे तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। तो ये जो अंग और ढ है ना, इनके बीच में बिंदी लगाने से नया कुछ बनता है, इसलिए इनको दोनों को क्या कहते हैं, दुर्गुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने हिंदी का जो मेन कंसेप्ट था ना, वर्ण को समझना, वो समझ लिया है। अब इससे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते। वैसे मैं सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगी, लेकिन तब भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और इस चैप्टर को एक बार अच्छे से, जैसा मैंने समझाया उस तरह से समझ करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो आपको लगेगा कि सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें लर्न करने में समय लगता है, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, तो उसको 2 बार जब वीडियो देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और तब हम सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करेंगे तो आप उसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए फिर अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।